Hello students. Today we will understand the spin splitting in NMR spectroscopy. Though it is simple, but we have to understand how the splitting takes place and why this spin splitting is very important for elucidation of different compound and to study the NMR spectra. Now we are going to understand the spin splitting. We know the non-equivalent protons, if they are in adjacent carbon atom, then they have magnetic fields. They may align with or oppose the external field. इसका मतलब जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ, उनका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। या तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो सकते हैं या अपोज कर सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग है यानी एडजेसेंट कार्बन एटम के अकॉर्डिंग, तो वो कार्बन प्रोटॉन को स्लाइटली डाउन फील्ड की तरफ लेके जाती है, जब एक्सटर्नल फील्ड जो होता है रीइंफोर्स करता है एंड स्लाइटली अप फील्ड व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अपोज्ड। इसका मतलब है कि दो कंडीशन से हम ये समझ रहे हैं मैग्नेटिक जो कपलिंग है वो किस कारण से होती है। हम जानते हैं प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन हमेशा स्पिन करता है। जब स्पिन करेगा यानी जो न्यूक्लियस है वो स्पिन करेगा, तो डाउन फील्ड की तरफ कब आएगा, इसके बारे में हम समझ रहे थे कि जब इस एक्सटर्नल जो फील्ड है उस एक्सटर्नल फील्ड को रीइंफोर्स करेगा। इसका मतलब दोनों की स्पिन या दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो सेम हो। स्लाइटली अप फील्ड व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अपोज्ड, यानी ये रहा हमारा एक्सटर्नल फील्ड और ये रहा स्पिन का डायरेक्शन का फील्ड का डायरेक्शन। तो दोनों जब अपोज करेंगे तो वो क्या करेगा, स्लाइटली अप फील्ड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की हमें रिक्वायरमेंट हो रही, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जा रहा है। ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, सो सिग्नल इज स्प्लिट एंड स्प्लिटिंग पैटर्न्स हमें मिलता है, मल्टीप्लिसिटी मिलती है, क्योंकि इस केस में स्प्लिटिंग हो जाती है। तो इसकी कुछ हमारे पास स्प्लिटिंग के बेसिस पे कुछ एनएमआर पीक्स हैं। जब स्प्लिटिंग नहीं होती है तो हम उसको कहते हैं कि इट इज सिंगलेट। जब स्प्लिटिंग होने के बाद पीक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं डबलेट। जब वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। चार पार्ट में होने के बाद क्वार्टरेट, क्विंटेट के लिए 5, सेक्सटेट 6, सेप्टेट 7। मोस्ट ऑफ द केसेस क्विंटेट के बाद के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मल्टीप्लेट। एम वर्ड जो शॉर्ट में एम लिखते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम पे हम इसको एम बोलते हैं, यानी मल्टीप्लेट। तो सिंगलेट में एक, डबलेट में दो, ट्रिपलेट में तीन है, क्वाड्रेट में है चार, क्विंटेट, सेक्सटेट, सेप्टेट, या नॉर्मल टर्म हम इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं मल्टीप्लेट। तो ये स्प्लिंग का जो कॉमन एनएमआर पीक्स हैं वो हमारे सामने आए। इसके बाद ये जो स्प्लिटिंग होती है वो उस एन प्लस आर रूल को फॉलो करती है, और वो एन प्लस वन रूल क्या है इसको हम समझ लेते हैं कि जो स्प्लिट सिंगल है वो जब स्प्लिट होगा तो कितने में स्प्लिट होगा, डबलेट में कि ट्रिपलेट में, वो डिपेंड करता है कि उस प्रोटॉन के एडजेसेंट कार्बन में कितने प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं। इट इज स्प्लिट इनटू एन प्लस वन पीक्स। जो स्प्लिटिंग है वो एडजेसेंट कार्बन में जुड़े हुए प्रोटॉन प्लस वन के इक्वल हो जाती है। अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास है CH3CH2, एक एग्जांपल मेरे पास है। मैं दोनों के हाइड्रोजन की बात करूं, दोनों अलग अलग हाइड्रोजन है, मान लेते हैं ये Cl के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है इसमें तीन हाइड्रोजन, ये एक प्रकार का है जिसलिए हम इसको ए से इंडिकेट कर लेते हैं। ये दूसरे प्रकार का है इसलिए हमने इसको बी से इंडिकेट कर लिया। यानी दो सिग्नल हमें इस केस में मिले, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक और केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है। अब पीक्स कहाँ पे आएंगे, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, बट वी आर फाइंडिंग कि कितने स्प्लिटिंग होगी। कार्बन में तीन हाइड्रोजन है, ए के लिए जो स्प्लिटिंग होगी वो उसके एडजेसेंट कार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोजन के ऊपर निर्भर करेगी। तो एडजेसेंट कितने हैं, टू, यानी टू प्लस वन, एन प्लस वन रूल के अकॉर्डिंग इसकी टोटल वैल्यूज हमें मिल जाएगी 3। तो इसका मतलब है कि ए जो है, ए टाइप का जो हमारा सिग्नल था वो ट्रिपलेट होगा, तीन बार
उसकी पीक्स दिखाई देंगी, यानी स्प्लिटिंग करके वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से हम बी की बात करें तो बी के बगल वाले में कितने हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, उसमें एक हम जोड़ देते हैं तो कितने हो गए टोटल, 4। तो 4 का मतलब ये है कि ये अब दिखाएगा क्वाड्रेट। तो इसके इस ये कंसेप्ट है कि एडजेसेंट कार्बन में या एडजेसेंट जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उसमें अगर एक जोड़ दें तो उसकी वो स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो स्प्लिट करते हैं वो अगर वो बढ़ते जाते हैं, 0 से लेके 6 तक बढ़ गए हैं, तो 6 बढ़ गए हैं तो इसका नंबर ऑफ पीक्स बढ़ते जाएगी, क्योंकि एक एक इसमें जुड़ते जाएगा, एक एक जुड़ जाएगा। उसके ट्रायंगल की वजह से एरिया रेशियो हमें इस प्रकार से मिलता है, यानी एरिया रेशियो 1 फिर 1 1 फिर 1 1 का, यानी हम देखेंगे कैसे आगे बढ़ता है 1, तो फिर 1 प्लस 1 2 1 1 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 1 1 3 प्लस 1 4 3 प्लस 3 6 3 प्लस 1 4 1 1 4 प्लस 1 5 4 प्लस 6 10 4 प्लस 6 प्लस 4 10। ये इसका एक पैटर्न है। इस पैटर्न से एरिया रेशियोज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लिसिटी हम देख सकते हैं कि जितने एडजेसेंट इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे तो उतने एडजेसेंट इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बेसिस पे नंबर ऑफ पीक्स बढ़ जाएगी। ये हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है। तो एक प्रोटॉन हमारे पास ये है, इसके एडजेसेंट में एक एक प्रोटॉन था, तो डेफिनेटली ये मिलेगा हमें डबलेट डबलेट मिलेगा। डबलेट डबलेट का मतलब ये है कि दोनों, भले ही ओरिएंटेशन अभी फिलहाल हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये 2 डबलेट्स, डबलेट डबलेट के केस में इसका ये डबलेट मिलेगा, इसकी वजह से ये डबलेट मिलेगा, तो 2 डबलेट मिलेंगे। यहाँ पे मिलेंगे 3 ट्रिपलेट्स, 3 ट्रिपलेट्स, और यहाँ पे मिलेंगे 4 क्वाड्रेट। तो अलग अलग एग्जाम्पल के लिए हम अलग अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं एन प्लस वन रूल को। हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 112 ट्राइब्रोमोइथेन का एग्जाम्पल हमारे पास है। ट्राइब्रोमोइथेन में क्या है, हम देखते हैं कि कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ये इसका एक एनएमआर स्पेक्ट्रा है। इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा मिला, हम पहले हमने तो देखा कि कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें, इसमें प्रोटॉन्स हैं 3 ट्राइब्रोमो मीथेन में। ट्राइब्रोमोमीथेन, इथेन सॉरी, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन आ जाएगा। एक प्रोटॉन ये था, ये अलग टाइप का है क्योंकि इसके बगल में 2 Br हैं, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट हमें अलग मिला है। एक प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन दोनों का अलग केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, तो दोनों की अलग अलग पीक आएंगी। इसके एडजेसेंट, इस और कार्बन के एडजेसेंट में है 2 प्रोटॉन, इसका मतलब है 3 स्प्लिटिंग आएगी, यानी स्प्लिटिंग में 3 पीक्स दिखाई देंगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। इसी तरीके से इसके एडजेसेंट कार्बन में एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसकी पीक आएगी डबलेट। और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इसके दो प्रोटॉन है। इसकी इंटेंसिटी कम क्यों होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसके बाद हम देखते हैं अगर 2 एडजेसेंट प्रोटॉन्स होंगे, तो हम इससे पहले हमने एक एडजेसेंट प्रोटॉन देखा था। जब 2 एडजेसेंट प्रोटॉन यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, तो इसके इसमें जो हमारे पास पीक आएंगी वो इस तरीके से डबलेट। केमिकल शिफ्ट हम देख रहे हैं, तो केमिकल शिफ्ट इसकी मिलेगी एक प्रोटॉन के एडजेसेंट होने की वजह से। ये इसके बाद हम 2 एडजेसेंट प्रोटॉन में हम ये फिर एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल शिफ्टिंग की। तो केमिकल, इससे पहले हमने अलग इन दोनों प्रोटॉन्स को देखा था, इसके बाद हमने इस प्रोटॉन को देखा है। तो दोनों के प्रोटॉन की वजह से इनकी जो इंटेंसिटी और जो पीक्स मिल रही हैं वो हमें इस प्रकार से मिल रही है। स्प्लिटिंग फॉर इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप में हमारे पास स्प्लिटिंग जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार से मिलेगा। हम देख रहे हैं बेंजीन ग्रुप के साथ एक पीक तो हमें स्पेशली किसकी मिलेगी, इसकी मिलेगी, 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स की। अभी फिलहाल हम वी आर नॉट टॉकिंग बॉदरिंग अबाउट दिस, लेकिन ये स्प्लिटिंग, इसकी जो पीक मिलेगी वो हमें 7 टू लेके 8 के बीच मिलेगी, जो बेंजीन रिंग के लिए दिक्कत आता है। इसके बाद हम इस प्रोटॉन को देखते हैं। इस प्रोटॉन में हमारे पास एडजेसेंट कार्बन में है 3, तो टोटल स्प्लिटिंग होगी 4। और इसकी केस में कितने आए, 3 है, बगल में 2 है, 3 ट्रिपलेट, ट्रिपलेट और क्वाड्रेट। द सेम वे इसको समझ पाना इसी वजह से आसान है कि इसके एडजेसेंट कार्बन में एक कितने टाइप के प्रोटॉन है पहले तो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उस टाइप के प्रोटॉन्स के साथ साथ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने उसके एडजेसेंट कार्बन एटम्स में हाइड्रोजन या प्रोटॉन जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स डू नॉट स्प्लिट ईच अदर,
प्रोटॉन अगर इक्विवेलेंट हो तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें मैग्नेट्स जो हैं, मैग्नेटिक इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन कह रहे हैं। तो वो स्प्लिट नहीं करेंगे। प्रोटॉन बॉन्डेड टू द सेम कार्बन विल स्प्लिट ईच अदर ओनली इफ दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो जब इक्विवेलेंट नहीं है तभी ऐसी कंडीशंस आएंगी। प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन नॉर्मली विल कपल। तो अधिकतर केसेस में जो एडजेसेंट बगल वाले कार्बन हैं वही कपलिंग में आएंगे, यानी इसका मतलब मैग्नेटिक कपलिंग होगी। प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 4 और मोर बॉन्ड्स विल नॉट कपल। तो यानी 3-4 बहुत लंबी डिस्टेंस की कपलिंग नहीं होगी। इस कार्बन की कपलिंग इस कार्बन वाले प्रोटॉन के साथ नहीं हो सकती, बहुत डिस्टेंस में आ गए तो कपलिंग होगी तो जस्ट एडजेसेंट या तीसरे में भी हम कभी कभी काउंट होता है, लेकिन इतनी लंबी कपलिंग नहीं होगी। कपलिंग कांस्टेंट हम देखते हैं कि क्या होता है। तो कपलिंग कांस्टेंट देखते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन पीक्स ऑफ द मल्टीप्लेट, जो मल्टीप्लेट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कपलिंग कांस्टेंट है। उसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। वो किसी डिपेंड नहीं करता है कि जो उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल फील्ड क्या है, उसको डिपेंड नहीं करता। Multiples with the same coupling constant may come from adjacent group of protons that split each other। तो कपलिंग कांस्टेंट हम अगर देखें तो बगल वाले कार्बन के साथ जो स्प्लिटिंग हुई उसके बेसिस पे हम उसकी कपलिंग कांस्टेंट देख सकते हैं। सिस जब हमारे पास कंडीशन में प्रोटॉन रहा तो 10 हर्ट्ज की कपलिंग वैल्यू मिली, जिसको जे से इंडिकेट करते हैं हम। तो ट्रांस में अगर प्रोटॉन रहा तो उसके लिए 15 हर्ट्ज, और अगर इसको जेमिनल जिसको बोलते हैं 2 हर्ट्ज का इसमें कपलिंग कांस्टेंट वैल्यूज रहती है। ऑर्थो अगर हम बेंजीन रिंग में देखें, ऑर्थो पोजीशन में अगर प्रोटॉन्स हैं तो उसका कपलिंग कांस्टेंट 8 हर्ट्ज। ऑर्थो के बाद मेटा पोजीशन में आएगा तो 2 हर्ट्ज, काफी दूर आ गया। अगर एलाइली कंडीशन में तो 6 हर्ट्ज। ये जितना नजदीक प्रोटॉन होगा उतनी ज्यादा उसकी कंडीशन रहेगी कि वो कपलिंग कांस्टेंट दिखाएगा। यहाँ पे ट्रांस है तो देखो, ट्रांस और जेमिनल वाले में काफी दूर आ गया, जेमिनल वाले में सॉरी नजदीक आ गया, नजदीक होने से काफी कम कपलिंग कांस्टेंट आई, कपलिंग बहुत कम है। ट्रांस में यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा मिली। और ये तो कपलिंग कांस्टेंट का पार्ट कंसेप्ट था। इसके बाद जो कंसेप्ट है वो एक डीबीई निकालने का कंसेप्ट है, जिसको हम न्यूमेरिकल करते हुए इसका उपयोग करेंगे हम। और इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, कैलकुलेट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू नो द लेवल ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी वैल्यू काउंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि OH और NH सिग्नल्स की। केमिकल शिफ्ट डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन और सॉल्वेंट के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में वो प्रोटॉन को डिसील्ड कर देती है। तो अगर दोनों की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या कर देती है, डिसील्ड कर देती है प्रोटॉन को। सो सिग्नल इज अराउंड 3.5 फॉर द NH एंड 4.5 फॉर द OH। प्रोटॉन एक्सचेंज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन द पीक। प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ तो वो पीक जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। अगर हम आइडेंटिफाई करें OH और NH पीक को तो हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। टू वेरीफाई द पर्टिकुलर पीक इज ड्यू टू OH और NH, shake the sample with due to D2O heavy water के साथ हम देखते हैं deuterium will exchange with the OH and NH protons on the second NMR spectrum the peak will be absent or much less intense। इस केस में हम देखते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा डिफरेंस है D2O और इसके दोनों की। एक में क्या है, प्रोटॉन पीक है ही नहीं और दूसरे में पीक आ जाती है। तो हम इसीलिए बोलते हैं ऑन द सेकंड NMR स्पेक्ट्रम द पीक विल बी एब्सेंट, या हो सेकंड वाले में है ही नहीं है तो बहुत होगी तो बहुत इंटेंस कम होगी उसकी इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंसी की। मॉलिक्यूल्स आर टम्बलिंग रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। NMR is an average spectrum of all the orientations. Axial and equatorial protons on cyclohexane interconvert so rapidly that they give a single signal. Proton transfer for OH and NS may occur so quickly that a proton is not split by adjacent proton in the molecule। तो ये कुछ डिपेंडेंसी देखी हमने, टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी, ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्सियल इक्विटोरियल जो प्रोटॉन्स हैं वो साइक्लोहेक्सेन का इंटरकन्वर्ट होते हैं तो वो सिग्नल सिंगल देते हैं, क्योंकि जब इंटरकन्वर्जन इतना फास्ट होगा टाइम का पता नहीं चलेगा, तो उसकी वजह से हम उसको ये कंसिडर करेंगे कि एक ही टाइप का प्रोटॉन्स है। इवन NMR इंस्ट्रूमेंट उसको एक ही टाइप के प्रोटॉन की तरह कंसिडर करता है। तो ये हमारे पास इस लेक्चर में इतने ही टॉपिक्स हैं, और इस लेक्चर के बाद हम NMR के डिफरेंट डिफरेंट जो कंसेप्ट हैं उसको बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि मॉलिक्यूल्स
अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या वैल्यूज देता है और उसके बेसिस कैसे स्ट्रक्चर को इस इलुसिडेट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।